Hello guys, good morning everyone. Once again welcome here to the Nicholas mathematics class. It is the one of the simplest and the easiest way of learning maths and making your concepts clear. Okay guys, so now here we will start with the new chapter completely, that is the integration. But in which format? We have studied integration, that is of the indefinite type. Now we are going to study here the integration of the definite type. Okay guys, so जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था डेफिनेट और इंडेफिनेट, मैंने जब स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन चालू किया तो उसी वक्त मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन के एक्चुअली दो टाइप्स है, दैट इज डेफिनेट और इंडेफिनेट, दो पार्ट्स में हमें पढ़ना है। जहाँ पे हमने इंडेफिनेट स्टडी कर दिया था, डेफिनेट अभी आपको सिंपल जानना चाहिए क्योंकि जो हमने इंडेफिनेट में पढ़ा है वही बातें हमें डेफिनेट में पढ़ना है, बस थोड़ी सी अलग तरीके से। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेसन, दैट इज नथिंग बट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, द इंटीग्रेशन ऑफ प्लेसेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशंस। जैसे कि आपने इंटीग्रेशंस के आपके सभी के सभी ऑलमोस्ट फंडे क्लियर हो गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, और आप वीडियोस के थ्रू जाओ, पूरे हमने वीडियोस शायद से 17-18 वीडियोस हो गए आसपास इंटीग्रेशन के, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कवर अप कर लिया है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता था उतना ज़्यादा हमने क्वेश्चन वहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, आज हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो भैया डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है? तो आपके नाम में ही सब कुछ रखा है, डेफिनेट। डेफिनेट एंड नथिंग बट व्हाट? प्रॉपर फॉर्म, नथिंग बट एग्जैक्ट टाइप। आई बात ध्यान। इनडेफिनेट यानी क्या? नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट वैल्यू हम उसका नहीं निकाल पाते हैं या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो इनडेफिनेट है। डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट यानी क्या होता है कि एग्जैक्टनेस होता है, प्रॉपर होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसको डेफिनेट कहते हैं। तो भैया डेफिनेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सबको मालूम है कि भैया इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन नथिंग बट ये साइन दिख गया तो समझ जाना कि भैया इंटीग्रेशन का साइन, सिंपल कंसेप्ट है। और यदि ये मेरा फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स, सबको मालूम है, और इसके साथ आगे में लिख के होना हमारे पास डी ऑफ एक्स, ये हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। हमारा इंटीग्रेशन जब हमने पढ़ा था, कौन सा? इनडेफिनेट टाइप का इंटीग्रेशन जब हमने पढ़ा था, तो ये पैटर्न था। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मेरे पास एक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हाँ, तो यदि मेरा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मेरा नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एनी कर्व है, है ध्यान में। तो भैया जब मैं इस कर्व को, अभी लिमिट है क्या यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है क्या? एंड पॉइंट दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे इसके एंड पॉइंट। ये इधर में कहाँ पे भी जा सकता है, इधर में कहाँ पे भी जा सकता है। मैंने जस्ट इतने इसमें ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये पैटर्न क्या को इंडिकेट करता है? इनडेफिनेट को इंडिकेट करता है, इनडेफिनेट को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे एंड पॉइंट्स नहीं दिख रहे। ये आपका एक लाइन है, ये क्या दर्शा रहा है? आगे मैं इनडेफिनेट कहाँ तक है पता नहीं है, लेकिन वही मैं यदि रिप्रेजेंट करता हूँ कि भैया ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा लाइन है, वो लाइन मेरा स्टार्ट होने वाला है, सपोज इन टर्म्स ऑफ हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखें, भैया मेरा लाइन स्टार्ट होगा 2 से, और मेरा ये जो लाइन है ना वो एंड होने वाला है मेरा 8 पे। आ जाएगा समझ में? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है भैया लिमिट। ये क्या दर्शाएंगा? इसका लिमिट। ये दर्शाएंगे इसके बाउंड्रीज, ये दर्शाएंगे इसके एंड पॉइंट्स दर्शाएंगा। नथिंग बट भैया ये जो हमें जो भी उसके साथ जो भी खिलवाड़ करना है, वो खिलवाड़ हमें सिर्फ 2 से लेके 8 तक ही करना है। उसके बाहर ये कैसा बिहेव कर रहा, क्या बिहेव कर रहा, आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट दैट। मुझे इससे कुछ भी नहीं करना। ओके, जो भी मुझे करना है दैट इज नथिंग बट बिटवीन दिस 2 लिमिट्स, बिटवीन दिस 2 एंड पॉइंट्स। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट्स। आई बात ध्यान में। यदि जब कभी भी कोई चीज को यदि लिमिटेशंस लग जाते हैं, लिमिटेशंस लग जाते हैं, उसके बॉर्डर्स लग जाते हैं, उसको बाउंड्रीज लग जाते हैं, तो उस चीज को नथिंग बट उस फंक्शन को कंसिडर किया जाएगा डेफिनेट फंक्शन के तहत। काय के अंदर कंसिडर किया जाएगा? डेफिनेट फंक्शन के तहत कंसिडर किया जाएगा। और यदि मैं इस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ, इसमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ विद इन दिस बॉर्डर्स, दैट इज बिटवीन दिस 2 एंड बिटवीन दिस 8, देन इट इज टर्म्ड एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे हम इसको? एक डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे। नथिंग बट वी आर इंटीग्रेटिंग अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स between 2 points, that is starting point and end points, starting points and end points। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं a, जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं b। आ रही बात ध्यान में? इसीलिए ये हमारा स्टार्टिंग लिमिट हम यहाँ पे लिखते हैं a, और हमारा एंड लिमिट हम यहाँ पे लिखते हैं b। ये जो वैल्यूज है ना भैया, ये वैल्यूज काय के हैं? ये वैल्यूज काय के हैं? x के हैं।
वैल्यूज काय के हैं, एक्स के हैं, वैल्यूज काय के हैं, एक्स के हैं। ये वैल्यूज कब एक्स के होंगे, जब आपका फंक्शन यदि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एफ ऑफ एक्स यानी क्या, कि आपका जो फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है, इसीलिए ये वैल्यूज काय के हो गए जी, एक्स के वैल्यूज हो गए। यदि यही मैं फंक्शन लिखता हूं कि दिस फंक्शन डिपेंड्स अपॉन टी, एफ ऑफ टी, जैसा जैसा, इसका मतलब है टी को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, फिर यहाँ पे टी आएगा। इसका मतलब क्या, किस फंक्शन में जैसे जैसे मैं टी के वैल्यू चेंज करते जाऊँ वैसे वैसे मुझे इसके रिजल्ट जो है वो अलग अलग मिलता जाएगा। अरे बात ध्यान में, यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, ठीक है ना, यदि मैं यहाँ पे 2, यदि मैं यहाँ पे 3 डालूँ तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग उसके ये y है तो मुझे y का वैल्यू मिलने वाला है। अरे बात ध्यान में, समझ गया, y का वैल्यू मिलने वाला है, नथिंग बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जब हमने क्या पता डेरिवेटिव पढ़े थे उस वक्त भी मैंने बताया, जब हमने इंटीग्रेशन चालू किया उस वक्त भी बताया, ठीक है। आज भी हम ज़्यादा इसको डीपली स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट मुझे इतना कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल किस तरीके से होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये वैल्यूज क्या इंडिकेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, ये वैल्यूज इसी को क्यों इंडिकेट करते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं ये भी मैंने बताया, जब कोई भी फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा उस वेरिएबल के वैल्यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस। यदि अंदर में x है तो भैया ये x के वैल्यूज, यदि अंदर में t है तो भैया ये t के वैल्यूज, यदि अंदर में कुछ और थीटा है तो भैया ये थीटा के वैल्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा डीपली और ज़्यादा उसको कंफ्यूज करने की कोशिश ना करो खुद को, सिंपल कंसेप्ट ध्यान में रखना। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन के लिए हमें इंटीग्रेट करना है विद इन दिस लिमिट, विद इन दिस बॉर्डर, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे ये आपका हो गया अपर लिमिट और ये आपका हो गया लोअर लिमिट। ये आपका क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। अब इसको लिखते कैसा है, तो भैया आप बोलोगे कि सर आप हाँ अच्छा लिमिट दे दिया तो फिर अभी हमने यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअली सॉल्व कैसा करेंगे, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल है। जो हम इसके प्रीवियस में जो हम इंटीग्रेशंस पढ़ते आए, इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूलेज हम पढ़ते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के जो बेसिक टाइप्स हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी के तहत उसी के हिसाब से हमें इंटीग्रेट करना है। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे माइन्यूट सा चेंज क्या करना है, वो देखो एफ ऑफ एक्स को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे अब तो उसको यदि यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा एफ डैश ऑफ एक्स लिखता हूँ, यदि मैं एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे बन रहा है मेरा आंसर एफ ऑफ एक्स बन रहा है। तो इसको लिमिट्स लगाना है, बॉर्डर लगाना है ए टू बी इस तरीके से। यदि मेरा फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स है, आपकी मर्जी, कंफ्यूज हो रहे होंगे तो टेंशन मत लो। यदि मेरा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा आपको मालूम है जब हम कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास दूसरा कुछ बन के निकलता है, दूसरा कुछ निकलता है, आंसर निकलता है। यदि मैं उस आंसर को तीसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स से भी डिनोट करता हूँ ना तो भी चलेगा। एफ ऑफ एक्स को रेगुलर पैटर्न में इंटीग्रेट करना, उसका आंसर जो भी निकलेगा जी ऑफ एक्स उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये वैल्यूज क्या है कि अभी मैंने बताया ये वैल्यूज एक्स के हैं, फिर ये वैल्यूज यहाँ पे डालना। वो वैल्यूज कैसे डालते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्यों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यदि ये मेरा ओरिजिन है तो भैया ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, तो भैया ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस 2 है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 8 है। यदि मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस होना, यदि मुझे ए बी का डिस्टेंस होगा तो आप क्या करोगे भैया, इसमें से ये माइनस करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे ओ बी माइनस ओ ए, क्या करोगे ओ बी माइनस ओ ए, नथिंग बट आप क्या करोगे 8 माइनस 2, नथिंग बट आप क्या करोगे 6। सिंपल कंसेप्ट बता रहा, ऐसा कुछ करना नहीं है, बता रहा। नथिंग बट ओ बी नथिंग बट व्हाट, बी 8 क्या है आपका, बी का वैल्यू है 8, क्या है आपका बी का वैल्यू है, ए क्या है आपका 2 का वैल्यू है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये हो जाएगा b माइनस ए, बी इज वॉट अपर लिमिट, ए इज वॉट लोअर लिमिट, इसीलिए हम कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो ये क्या हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये g ऑफ अपर लिमिट माइनस g ऑफ लोअर लिमिट। आ रही क्या बात ध्यान में, देखो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नथिंग बट g ऑफ b माइनस g ऑफ a। सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं करना। g क्या है, g क्या है, f ऑफ x का इंटीग्रेशन का आंसर मुझे g ऑफ x मिलता है।
तो फिर उस x के जगह पे ये वैल्यूज पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास यहाँ पे एक एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा, कोई भी कांस्टेंट सेज p। और इस केस में c नहीं लगाना, कांस्टेंट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू बन के आ रही है। हम डेफिनेट इनडेफिनेट में c क्यों लगाते थे? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आता था, हमारे पास एक इक्वेशन बन के आता था, तो इसीलिए हम वहाँ पे एक अनदर कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर देते थे c से, ठीक है ना। जब हम उसको डिफरेंशिएट करते तो c का वैल्यू एक्चुअली 0 हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा एग्जांपल लेता। ये रहा एग्जांपल, दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? हाँ, ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा। यदि मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, देखो इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक मैं इसको लिख रहा x टू द पावर 4 dx। सिंपल एग्जांपल लिया मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का। जब हमने इंटीग्रेशन चालू किया तो मैंने यही से चालू किया था, बेसिक फंड है। उसके बाद फिर हमने एक एक लेवल इंक्रीज किया था। यहाँ पे देखो, आप मुझे बोलो, आपने तो पूरा इंटीग्रेशन मैंने जो पढ़ा है आपने पढ़ लिया होगा। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपको सेम इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 भैया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 क्या होता है? बोलो, x टू द पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 एंड x टू द पावर 5 अपॉन 5। ये इंटीग्रेट हो गया, ये मेरा g ऑफ x बन गया। मैंने क्या कहा था, ये जो लिमिट है, लिमिट 1 to 2, ये आपको ऐसा लगाना है, यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ पे x दिख रहा है, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या डालना है? अपर लिमिट, माइनस वहाँ पे क्या डालना है? लोअर लिमिट। तो देखो भैया, अपर लिमिट कौन है? 2, तो 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, ये एज इट इज रहेगा, माइनस ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कौन है आपका? 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। अरे बात ध्यान में, यदि आप चाहते हो तो आप 5 को बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ x को ही लिख सकते हो। यदि इसको सॉल्व करने जाओ तो भैया 2 टू द पावर 5 कितना होता है? देख लो, दिख रहा है सबको? हाँ, 2 टू द पावर 5 कितना होता है? बोलो सब लोग। हाँ जी, 32। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। 1 2 3 4 5, 2 1 जा 2, 2 टू द 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर। अरे बात ध्यान में, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ये होते हैं भैया 32 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर। अरे बात ध्यान में, ये देखो 5 पूरे ब्रैकेट को नहीं है, सिर्फ x को 5 है, तो 5 टू द पावर 5 नहीं करना है, ठीक है। हाँ, माइनस 1 टू द पावर 5 कितना होता है? 1/5। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो 32 - 1 कितना हो जाएगा? 31/5 आपका कांस्टेंट आंसर। देखो मैंने क्या कहा था कि आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलता है एक p, जब सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगा p, तो ये रहा भैया आपका p। अरे बात ध्यान में, दिख रहा है क्या सबको? समझा क्या मैंने क्या कहा? एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सिंपल सा एग्जांपल लिया, बिल्कुल बड़ा ही आसान है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इसका भी लेवल इंक्रीज करेंगे, लेकिन फंडा बेसिक कंसेप्ट समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसके ऊपर के एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर के डिफिकल्टीज के साथ आप खेल सकते हो, उसको डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको बेसिक फंडा नहीं मालूम तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट टाइप का। ओके गाइज, ये है सिंपल सा फंडा, ये आप लिख लो यहाँ पे अपने कॉपीज में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं गया, आई बात ध्यान में। हाँ, हम इसको मिटाते हैं और हमारे क्वेश्चन से चालू करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, अभी हम हमारे रेगुलर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कुछ पैटर्न्स है, उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हमने इसके हमारे प्रीवियस इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, वही हमें देखना है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ अलग अलग तरीके भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे इनडेफिनेट से, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर क्वेश्चन फंसेगा बोर्ड में। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के तहत हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे उस समय उस प्रॉपर्टीज को भी हम लिखा के देंगे, और वो ध्यान में रखना है वो 4 से 5 प्रॉपर्टीज है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि भैया इंटीग्रेशन 0 to 3x + 4 dx, ओके। तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो हमारे सिंपल रेगुलर फॉर्मेट से ही करना है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे आप। अब सबको मालूम है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, लेट I = इंटीग्रल 0 to 3, ब्रैकेट में आपके पास 3x + 4 dx, ओके।
तो इस केस में क्या होने वाला है, हम इंटीग्रेट करेंगे जब, तो आप सबको मालूम है यहाँ पे सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करना होता है, क्योंकि कितने टर्म से, दो टर्म से, दोनों के बीच में प्लस साइन है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस केस में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करके उतना देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन गिव, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना, वहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। देखो 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 3x² 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 4x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। आई बात ध्यान में, इंटीग्रेशन कर दिया, करके dx निकल गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब क्या करोगे देखो, ठीक है ना, अपर लिमिट कौन है, पूरे टर्म में अपर लिमिट डालना है, 3, अपर लिमिट 3 है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया आपका अपर लिमिट, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, हाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। लोअर लिमिट 3 इंटू 0 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 3/4 कितना होता है जी, 12 माइनस 0 का कुछ भी स्क्वायर 0, 0 इंटू एनी टर्म 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, 9 3 जा 27/2 प्लस 12 माइनस ये पूरा का पूरा 0। इसको यदि आप सॉल्व करना चाहो, ठीक है ना, तो आप इसको पॉइंट में ले सकते हो, डेसिमल में, या फ्रैक्शन में रखना तो फ्रैक्शन में रख सकते हो। 12 टू 24, 27 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करो तो 7 प्लस 4 कितना आता है, 1, ठीक है ना, मीन्स 11, तो 2 to 4 = 5, 51/2 इसका फाइनल आंसर आना चाहिए आई का, कितना, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 51/2। ये हो गया आपके इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर, दैट वाज इंटीग्रल 0 to 3x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज dx, उसका जो इंटीग्रेशन का आंसर निकला है वो निकला है 51/2। आई बात सबके दिमाग में, ओके गाइज। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। अब देखो आप इसको किस तरीके से करते हो, किस तरीके से बनाते हो, पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, इंटीग्रल, हमारे क्वेश्चन में से इंटीग्रल 0 to 1 1/2x + 5, 0 to 1 1/2x + 5 dx, ये आपका अगला क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कभी भी इंटीग्रेशन में 1 में x दिखता है या 1 में कोई फंक्शन दिखता है, तो ज़रा थोड़ा सा सब्र करके उस फंक्शन को अच्छे से देखो कि वो फंक्शन कैसा है, सिंगल फंक्शन है, वो फंक्शन को पूरे के पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर है, या फिर उस फंक्शन के अंदर में किसी x के टर्म को स्क्वायर है, कैसा है, ज़रा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके थोड़े से भी चेंजेस होते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इसके फॉर्मूलेज अलग अलग बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ज़रा इसकी तरफ गौर फरमाइएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2x + 5 dx, 1 में जो टर्म दिख रहा है एज होल आपका x कंसिडर कीजिएगा, f(x) कंसिडर कीजिएगा, और यहाँ पे देखो कहीं पे भी स्क्वायर या कहीं पे भी पावर का टर्म नहीं दिख रहा है, क्यूब टू द पावर 4 टू द पावर 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था, सिंपल सा लॉजिक बताया था, जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन को कभी भी स्क्वायर का टर्म नहीं है, ना x को स्क्वायर है ना एज ए होल ब्रैकेट को स्क्वायर है, तो भैया इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ लॉग ही निकलता है। क्या निकलता है, लॉग, दैट इज log x, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे भैया। हाँ जी, सॉल्यूशन में लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/2x + 5 dx। हाँ, तो यह इंटीग्रल ऑफ 1 दिस एज ए होल x, दिस एज ए होल x, तो इसका आंसर क्या होता है जी, इंटीग्रेशन log x होता है, log x क्या होता है, log x। होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, log x के साथ साथ होल डिवाइडेड बाय, बोलो, ddx ऑफ x होता है, ठीक है ना। ध्यान है नहीं है, याद है कि नहीं है, इंटीग्रेशन 1/ax इज इक्वल्स टू log ऑफ ax होल डिवाइड बाय ddx ऑफ ax यानी a। हमारे पास ध्यान में नथिंग बट d/dx ऑफ ax, ओके। ये चीज़ें हमने हमारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में हमने पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ी थी, वही चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके गाइज। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद होल डिवाइड बाय कौन रहेगा, होल डिवाइड बाय कांस्टेंट है, तो हम
डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5 क्या होता है 2, होल डिवीजन ना, हाँ 2 होता है भैया। एक वैसे भी कांस्टेंट है और मैंने कहा था कि जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो भैया 0 to 1 लेना है बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करके, तो मैं 1/2 को बाहर ले लेता क्योंकि कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता, तो देखो भैया जी लॉग ऑफ, हाँ जी लॉग ऑफ 2 into 1 plus 5 माइनस लॉग ऑफ 2 into 0 plus 5। अब ऐसी दो उसको ब्रैकेट ना दो फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी 1/2 एज इट इज, लॉग ऑफ 2 into 1 2 plus 5 log 7 माइनस log 2 into 0 0 plus 5 बोलो जी 5। ओके गाइस, log 7 माइनस log 5 प्रॉपर्टीज ऑफ log of a माइनस log b, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log of a बाय b। ये बात, इसको 1/2 बाहर है तो इसका पावर m log n का कंसेप्ट, m log n का कंसेप्ट ये हो सकता है जी भैया log of 7/5 होल टू द पावर 1/2, होल टू द पावर 1/2 यानी रूट। तो देखो ये आपका फाइनलाइज आंसर है, जरा अच्छे से देखो इसे और सॉल्व करने की कोशिश करो। प्लस रूट एक्स इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। और एक नया फंडा जहाँ पे आप सीखने वाले हो, नया कंसेप्ट सीखने वाले हो, नया लॉजिक सीखने वाले हो। जब कभी भी, पहले बता रहा ध्यान से सुनना कुछ चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना, जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन के तहत या डेरिवेशन के तहत जहाँ पे आपको 1 अपॉन में इस टाइप के रूट में दिखते हैं प्लस माइनस में, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है ना, यदि इस टाइप का आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है कभी भी, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका ये होता है कि इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब कभी भी आपको 1 अपॉन में अंडर रूट कभी दिख रहे दो टर्म्स प्लस माइनस में, तो उन टर्म्स को सॉल्व करने या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। दिमाग में लॉक कर दो इस चीज़ को। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला भैया सॉल्यूशन में, हाँ जी i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जी dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। हाँ जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 दिया है, शायद से लिमिट चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, हाँ 0 to 1 ही दिया है। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन भी नहीं कर रहे हम यहाँ पे, यहाँ क्या करें सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल वे में, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे जी। इंटीग्रेशन 0 to 1 इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, तो ये दोनों के बीच में प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस साइन से ऊपर और नीचे। तो मैं स्ट्रेट वे लिख रहा 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स एक चीज इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स एक चीज। a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने पहले भी कहा था कि a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर वाला नहीं आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला नहीं आएगा ज़्यादा, a प्लस बी होल क्यूब का नहीं आएगा, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बहुत बार मिलने वाला है, ठीक है ना। देखो a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ अंडर रूट 0 to 1 सॉरी इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे तो भैया ये एज इट इज रहने वाला है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बोलो एक्स प्लस 1 बोलो, और ये माइनस ऑफ रूट एक्स होल डिवाइड बाय, इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी क्या रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस ये रूट ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज dx। हाँ जी यहाँ पे भी dx लगेगा। हाँ जी तो बोलो इंटीग्रल 0 to 1, ये तो भैया एज इट इज रहने वाला है 1 प्लस एक्स और माइनस रूट एक्स का एज इट इज रहने वाला है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, आपको सबको मालूम है, लॉज ऑफ इंडक्शन में बेसिक्स पढ़ा। ये बचा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, अभी जी प्लस एक्स माइनस एक्स जी कैंसिल, क्या बचा जी यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, नथिंग बट इंटीग्रल 0 to 1 एनीथिंग डिवाइड बाय 1 मीन्स दैट इट थिंग इटसेल्फ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स dx। हाँ जी देखो हमारा बेसिक फंडा आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ दो टर्म्स है, इंटीग्रेशन ऑफ दो टर्म्स है जहाँ पे, ठीक है इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो भैया, सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है, पता है ना सबको, ठीक है ना, सम एंड डिफरेंस रूल है इंटीग्रेशन का। हाँ जी तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखो क्या निकल के आता है इसका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट हमको मालूम है 1/2 रूट एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट पे हमने कहा था 3/2 2/3 x to the power 3/2, छोटी छोटी चीजें ना बिल्कुल याद कर लो उसको,
ठीक है ना, क्योंकि आपको बार बार वो छोटी छोटी बातें करना नहीं है कि हाँ इसका पावर 1/2 + 1/2 + 1, फिर 3/2/3/2, फिर 2/3, ठीक है ना, ये हमने भैया बेसिक में पढ़ लिया। अभी भी आप वैसे ही करोगे ना तो फिर मज़ा नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ, कुछ जब प्रैक्टिस होते तक ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया प्रैक्टिस बहुत जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कंसेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत है। ओके गाइस, हाँ, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1/2 + 1/2 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3 x⁴ होता है, सबको मालूम है। देयरफॉर I = इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा, देखो ये बनता है भैया 2/3, हाँ, और ये बनता है x + 1 होल टू द पावर 3/2, इसका एज इट इज माइनस एज इट इज, इसका भी सेम, रूट है तो 1/2 + 1 3/2 यानी 2/3 x टू द पावर 3/2, और ये 0 to 1 लिमिट यहाँ पे लगाओ, 0 to 1 लिमिट यहाँ पे लगाओ इंटीग्रेशन करने के बाद। इसीलिए आपका बेसिक इंटीग्रेशन पक्का होना, वहाँ पे आप सेपरेट इंटीग्रेट करके अच्छे से करते हो, यहाँ पे जरा सा, हाँ 2/3 कांस्टेंट है जी, बाहर निकाल लो ना, निकाल लिया। अब बचा क्या देखो, x + 1 होल टू द पावर 3/2 माइनस x होल टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे दोनों को भी 3/2 पावर बाहर मत निकाल लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। हाँ 0 to 1, अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 एज इट इज, अपर लिमिट कौन है जी, 1 + 1 होल टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, ये हो गया अपर लिमिट। ओके, आ रही बात ध्यान में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब भैया जब 0 की बात आ रही है तो यहाँ पे प्लस है करके नहीं जमेगा, नहीं तो फिर हो गया होता। हाँ 0 + 1 होल टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, हाँ 2/3, हाँ जी 1 + 1 2 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, हाँ जी हो गया, माइनस 0 + 1 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2 यानी 0। ओके जी, हाँ ये हो गया, ये ऐसा, हाँ हाँ 2/3, ठीक है। हाँ चलो 2 टू द पावर 3/2 यानी कितना, 2 का क्यूब और उसका रूट, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 का रूट 2√2, सिंपल में ये होता है भैया 2√2, 1 टू द पावर एनीथिंग यानी 1 ही होता है, माइनस 1 टू द पावर एनीथिंग यानी 1 ही होता है। हाँ जी ये 2/3 2√2 -1 -2, हाँ जी ये 2 यदि मैं बाहर निकाल लेता है फिर मल्टीप्लाई कर दो आपकी मर्जी 2/3 से, ये बन जाएगा भैया √2/3 माइनस 4/3, ये आपका आंसर है। या फिर 2 कॉमन निकाल लो, 2 × 2 4, 4/3 ब्रैकेट में √2 -1, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, देखो ज़रा ये आंसर आ रहेगा, जल्दी से सॉल्व करो, समझा क्या नहीं समझाऊंगा तो कुछ मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों कंसेप्ट चलता है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया ना, तो 2 कॉमन निकाले तो भी चलता है। यहाँ पे 4/3 ब्रैकेट में एज इट इज, चलो मैं ऑप्शन में लिख ही देता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये आंसर निकाला लेकिन मल्टीप्लाई किया, दूसरा भी चलता है, कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाल लिया भैया, 2 × 2 बन गया 4, 4/3 ब्रैकेट के अंदर बचा √2 -1, काम खत्म। आई बात ध्यान में, ये भी आंसर चलता है, ये भी आंसर चलता है, एक ही बात है। हमारा कहीं गलत हो गया कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे शायद से ना 4√2 आना चाहिए, मैंने 4 नहीं लिखा, ये मल्टीप्लाई करना 2 × 4 मैंने लिखा नहीं।